फिजिक्स नहीं आज, चूंकि पहला चैप्टर का रिवीजन बहुत बार हुआ है, ठीक है। दूसरा का भी धातु आप लोग कक्षा 8 से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अम्ल क्षार वगैरह भी पढ़े, तो चौथा चैप्टर से शुरू करें, फिर तीसरा पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर पहला, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स देखा जाएगा, जो आगे के चैप्टर होंगे फिर किसी दिन बाद। तो सबसे पहला जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो आपको बच्चों शुरू में ही बताया गया है कि केमिस्ट्री जो है उसको मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग। एक कार्बन वाले यौगिकों का अध्ययन करने के लिए केमिस्ट्री का अलग ब्रांच बनाया गया जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं, और कार्बन के बिना जो यौगिक पाए जाते हैं इनको अकार्बनिक रसायन में पढ़ा जाता है, और कौन सी विक्रिया कैसे हो रही है, किस तापमान पे हो रही है, उसके लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए, कितना सांद्रता होना चाहिए, इन सभी तथ्यों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हम लोगों ने जब पढ़ा था तो ये समझा था कि ऐसा कार्बन में क्या गुण है कि कार्बन के यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए तो लकड़ी में भी कार्बन है कि नहीं? कागज में कार्बन है, कपड़े में है, चीनी में है, चमड़े में है, हमारे शरीर में है। कुछ भी जलाया जाता है तो उसमें से CO2 बाहर आना ही आना है। डीजल, पेट्रोल, ये सब कार्बन से ही तो मिलके बने हैं। तो कार्बन के यौगिक क्यों इतना ज्यादा है हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास की वस्तुओं में पाए जाते हैं, इन सभी चीजों का इस बार हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या विशेष गुण है कार्बन के पास जो किसी अन्य तत्व में ज्यादा मात्रा में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहला गुण है बच्चों कि कार्बन जो है किसी को निराश नहीं करता है। कार्बन किसी को निराश नहीं, हर प्रकार के बंध, जितने भी संयोजी बंध होते हैं, सहसंयोजी बंध, जैसे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये तीनों प्रकार के बंधों को बनाता है। यानी कार्बन के पास अगर एक कार्बन आता है, कहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कहता है कि ठीक है, वो तुरंत सी बॉन्ड सी अपना बना लेगा, और बाकी के 3 को लिया हाइड्रोजन उपस्थित है, वो अपना कार्यक्रम चले। अगर कार्बन कह रहा है कि हम आपके साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कहता है ठीक है आओ, कहना चाहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है आओ। मैंने किसी भी प्रकार के बॉन्ड के लिए वो रेडी, यानी कि इसके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो एकल बंध भी बना सकता है कार्बन के साथ, यहाँ परमाणु के साथ, द्विबंध भी, त्रिबंध। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो कार्बन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2 और 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब उसको पूरा करने के लिए कोई भी बुद्धि है, कोई भी व्यवस्था लगा सकता है। तो पहला तो कारण ये हो गया कि ये सभी प्रकार के सहसंयोजी बंध बनाने में सक्षम। दूसरा, कार्बन अपने ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इस गुण को हम लोग कहते हैं श्रृंखलन का। क्या कहते हैं? कार्बन में ये श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। वैसे तो अन्य तत्वों में जैसे सल्फर वगैरह में पाया जाता है, लेकिन कार्बन में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर श्रृंखलन का गुण किसी तत्व के पास है तो किसके पास है? कार्बन के पास है, ठीक है। तो कार्बन अब श्रृंखलन का गुण है तो किसी से जुड़ जा रहा है, उसके पास अलग से ये गुण है कि डबल, ट्रिपल, सिंगल कोई भी बॉन्ड रहते हैं, कैसा भी बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन क्या करेगा? बनाता जाएगा। तो इस कारण इसके यौगिक हमारे आसपास के वस्तुओं में या ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस गुण को हम लोग कार्बन को कहते हैं, कार्बन का ये सर्वतोमुखी गुण क्या है? सर्वतोमुखी। पहला गुण क्या हो गया? लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, श्रृंखलन का गुण। दूसरा, यह सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, या अपने कार्बन परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बॉन्ड, द्विसहसंयोजी बॉन्ड, किसी प्रकार के सहसंयोजी बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा क्या है? सक्षम। ये गुण इसको। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं एकल बॉन्ड,
द्विबंध, त्रिबंध, इसके बारे में भी हम लोग तुरंत जान ले कि क्या होता है। और एक आध तो हम लोग इसका जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है इसके बेसिस पे हम लोग उसको भी क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है बच्चों? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बंध 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता। वैद्युत संयोजकता में हम लोग पढ़ा था कि एक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, दूसरे के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको बेसिकली क्या करता है, त्याग देता है। त्यागने के पश्चात ये धनायन बनाता है और ये क्योंकि बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इससे ये धनायन और ऋणायन बन गया और ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसमें, वैद्युत संयोजकता। जबकि सहसंयोजकता में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ना त्यागने वाला है ना कोई ग्रहण करने वाला है। क्या हो रहा है, उसमें दोनों को लालच है कि ना हम त्यागेंगे ना तुम त्यागोगे, तो साझेदारी की सिस्टम यहाँ पे आती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो द्विबंध, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो त्रिबंध। तो वो होता है क्या बच्चों, जैसे HCl की बात है, HCl। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब ये क्या करता है, ये क्लोरीन कह रहा है कि तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन कह रहा है कि तुम ही हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, भाई इसका भी 2 हो जाएगा, आपके मिश्रण में 2 हो जाएंगे, इसका भी काम सही हो जाएगा। तो कहते हैं सब कि नहीं तुम दे दो, तुम दे दो, ऐसे कब तक होगा? तो फिर कहते हैं आओ चलो हम लोग साझेदारी कर लिए, पेयरिंग क्या शेयरिंग कर लिया जाए। तो शेयरिंग में क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगाता है, अब क्लोरीन अपना क्या करता है, एक वो भी इलेक्ट्रॉन लगाता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 6 बाहर है और 1 शेयरिंग वाले भाग में। यहाँ से बनता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के बाद समझ में। उसी प्रकार से द्विबंध का एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन में देख सकते हैं। द्विसहसंयोजी बंध जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 और 6 आता है, 8 हाँ, वो ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पे माफ कीजिए 8, तो 2 और 6। अब 2 और 6 हो गया बच्चों, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये एक ऑक्सीजन को और पकड़ेगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 को रख लेगा और 2 के साथ क्या कर देगा, तो ये कटने वाले भाग में 2 चला जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और डबल बॉन्ड मतलब ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है बच्चों। नाइट्रोजन का देख सकते हैं हम लोग, तो उसका होता है N7, यहाँ पे O8 लिख दिए, O2 ही लिखना था सही। N7 कितना हो जाएगा, 2 और 5। अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उधर से जाओ पीछे से, इसको बंद करो अच्छे से, 2 और 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो 1 2 3, और ये हो गया 4 और ये 5। और फिर दूसरा नाइट्रोजन, वो भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो कटा हुआ भाग है उसमें 1 2 3 4 5, ये बन गया 3 इलेक्ट्रॉन से 3 घंटे लगा, तो ये हो गया इस तरीके से एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी। देखा ना बाबा, तुम परीक्षाओं के दिन देरे मत पहुंचो, ठीक है। ये कहा, ये इसको लुपुत लग गया है, लेट आने का, लूर लुपुत बाई मोले पर जाए, तो लुपुत छोड़ा लो, नहीं तो किसी दिन ऐसे ही बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। पता चलेगा कि बोर्ड परीक्षा भी 2 बजे से है, चले हैं महाराज जी 3 साढ़े 4 उधार कर लो, कई बजे उठे रवीश कुमार यादव जी, अब कुछ हमारे बोर्ड वाले एग्जाम्पल को देख लिया जाए, जो सहसंयोजी बंध ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल से उठाया जाए। तो जैसे कि मेथेन हो गया, CH
इसका अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों तो इसमें देखते हैं कि C का 6 होता है तो 2 और 4, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1। अब यहाँ से स्पष्ट है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब 4 हाइड्रोजन तो क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका कार्बन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक हाइड्रोजन का जो बचा हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन जो ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ चला गया, यहाँ पर। ये हाइड्रोजन आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, उसका एक हाइड्रोजन यहाँ। और इस प्रकार से चारों हाइड्रोजन क्या हो गए बच्चों, इस कार्बन के साथ अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा, तो कार्बन का देखो क्या लाभ होगा, 2 तो 4 तो 6 8 हो गए। इसका कार्यक्रम मस्त हो गया। अब हाइड्रोजन का देख लो सिंगल, तो इसको 2 चाहिए 2 मिल गए, इसको भी 2 चाहिए था 2 मिल गए, इसको भी 2 चाहिए 2 मिल गए। मैंने सारे हाइड्रोजन भी खुश और अकेला कार्बन। इससे क्या बन गया, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए इसका। तो ये हाइड्रोजन इधर हो गया, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, ये हाइड्रोजन इधर हो गया और ये हाइड्रोजन। इस प्रकार से मेथेन इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सिंगल बॉन्ड वाला हो गया। डबल बॉन्ड वाला देख लिया जाए तो C2H4 ले लिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं, एथिलीन, या इसको बोलते हैं हम लोग एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इसका हम लोग जो भी बच्चे होशियार होंगे जो पढ़े होंगे तो रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में तो भाई पढ़ेंगे हो, तो ये 2 दूनी का 4 दिख रहा है, यानी कि 2 दूनी का 4 हम क्या बताया है, डबल। कार्बन का यदि हाइड्रोजन दुगना है वहां डबल, और कार्बन से दुगना से तो ज्यादा है सिंगल बॉन्ड, और 2 से कम है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देख लिया जाए बच्चों, तो 2 कार्बन, तो ये आपका 2 का 1 कार्बन हो गया। इसके पास कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, अभी देखा हमने यहाँ पर 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बन के साथ हो गया, और एक यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक, फिर दूसरा कार्बन बनाए तो दूसरे कार्बन का ऐसा हो गया। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 एक इसका 3 हो गया और ये 4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग हो गई, डबल बॉन्ड हो गया। अब 4 हाइड्रोजन जो बच गए बच्चों, ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 और ये हो गया 4। अगर इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है बच्चों, तो कार्बन के पास हो गया डबल बॉन्ड, ये वाला एक हाइड्रोजन मिलके आ गया इसके साथ सिंगल बॉन्ड, नीचे वाला एक फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। बात क्लियर है। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, तो एसिटिलीन देख लिया जाए, C2H2। क्या देख लिया जाए, C2H2, C2H2। इसको बोलेंगे हम लोग एसिटिलीन, या इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं, एथाइन। तो फिर फार्मूला हम लोग देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, दुगना करके 4 4 से 2 कम हो रहा है, 4 में से 2 कम हो रहा है। फार्मूला क्या है, CnH2n-2। 1 का दुगना करो तो 2 का दुगना करो तो 4, और 2 माइनस कर दिए तो आ गया 2। यानी कि किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो एल्काइन है। क्या है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो ये कार्बन हमने बना दिया, यहाँ पर 1 2 3, अब फिर यहाँ पर कार्बन लगा दिया 1 2 3, ठीक है। एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर लगा दिया 1, यहीं पे लगा दे, और एक सॉरी उनको डॉट से लगा दे, और ये हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए, फिर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, हो गया। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया, C2H2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथाइन। क्या बोलते हैं, एथाइन। इस प्रकार से ये 3 एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। बाकी बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को क्लास में कराया गया है, बुक में तो दिया है क्लास में भी, और ये हमको लग रहा है कि कक्षा 9 में भी एक बार कराया गया था। तो आप लोग इसको नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, जो भी इस तरीके से सीरीज में जो सवाल पूछा। चल हमको सीरीज प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दो, हम देख ले रहे हैं, कुछ भी अगर उस तरीके का पूछा है तो उसको भी एक बना दें। लो
इस तरीके का अगर बोर्ड में आया हुआ है कुछ, आया है बच्चों CCl4 का, 2024 में भी आया है और 2023 में भी आया CCl4। नहीं, ये कह रहा है कि सहसंयोजी आपस के दो लक्षण लिखिए। सहसंयोजक क्या होते हैं, निम्न में से किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला CCl4, तो CCl4 में एकल सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और क्लोरीन आ जाएगा तो अपने सातों इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, तो बन जाएगा कैसा Cl 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 और Cl। इसका नाम होता है टेट्राक्लोरो मेथेन। क्या होता है, टेट्राक्लोरो मेथेन। फिर बच्चों है CaCl2, तो CaCl2 में कौन सा यौगिक बंध होता है, प्रायद्वीप संयोजी। कौन सा, CH4 में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी, अभी देखा हमने। और NH3 में कौन सा बंध होता है, तो वहां पे भी होता है सहसंयोजी। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का होता है क्या 7, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 रह जाता है इसके पास, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, और 3 हाइड्रोजन से क्या करते हैं, साझेदारी कर देते हैं, तो बन जाता है नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर बच गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस प्रकार से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनके आपको आता है। ठीक है, तो ये 2024 और 2023 दोनों में बच्चों ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर से यही एक सवाल आया है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्रम पे, कुछ और भी महत्वपूर्ण। तो सहसंयोजी बंध हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कार्बन का सर्वतोमुखी गुण पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के कवर करने जा रहे हैं जो आने ही आने हैं परीक्षा में। पहला है बच्चों हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो नाम से क्लियर है कि हाइड्रो और कार्बन, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन और कार्बन से, ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग पढ़े थे कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार। एक पढ़े थे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पढ़े थे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझने से बढ़िया है पहले एक एग्जांपल हम लोग देख लें। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार के एक यौगिक, ठीक है, और हम इसमें पूछें कि क्या इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। संतृप्त का एकदम शाब्दिक अर्थ देखो बच्चों, शाब्दिक अर्थ क्या है, तृप्त। तृप्त माने आत्मा भर गई, मन आपका एकदम भर गया। जैसे आप खाना खा लिए, अब कुछ भी खाने का आपको मूड नहीं है, एकदम आप पूरा गले तक खा चुके हैं, मतलब तृप्त हो गए। अतृप्त होने का मतलब यही नहीं है कि गले तक ही खा लिया, मैंने अपने आपका तो थोड़ी भी इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है कि आप थोड़ा भी कुछ ग्रहण कर पाए। खाना खाने पर ये नहीं कि अब खाना खा के हाथ धो रहे हैं तब तक पता चला कि रसगुल्ला चलने लगा, चाट और दबा, तो वो आप असंतृप्त में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब चलो ठीक है, तो दही चलने लगा, दही माने असंतृप्त में आ जाएगा। तृप्त मतलब कि उसके बाद अब नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। क्या इसके पास ऐसी कोई भी संभावना बन सकती है कि हाइड्रोजन आगे जुड़ जाए? बन सकती है। अगर ये एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दे और सिंगल बॉन्ड में इसको बदल दे तो इसके पास एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, एक बॉन्ड की कमी, क्योंकि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों ये पहले क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये क्या था, असंतृप्त। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं लोग एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं।
क्या कहते हैं? एल्काइन। और एल्काइन क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसका जो सामान्य सूत्र लिखने जाए हम तो लिखते हैं CH2 यानी कि कार्बन जितना ज्यादा है CH2 कार्बन जितना है उसका दुगना करके दो। एग्जांपल के तौर पे तो C2H दूनी का 4 में से 2 गया, C3H 3 दूनी का 6 में से 2 गया 4, C4H 4 दूनी का 8 में से 2 गया 6। ये हो गए। अब नाम भी लिख लो तो एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, 2 कार्बन। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बच्चों अगर इसमें स्थिति देखा जाए तो ये एक बॉन्ड को लूज कर सकता है, टूट सकता है बॉन्ड, और उसके बदले ये दोनों एक सिंगल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। अब ये बन गया डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। इसका पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर क्या पहचान है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब इसको एल्कीन को भी क्यों हम लोग असंतृप्त कहते हैं? क्योंकि अभी इसका भी बॉन्ड भरा नहीं, अभी भी संभावना है कि डबल बॉन्ड भी क्या हो जाए? उसके सिंगल बॉन्ड हो जाए। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों तो एक हाइड्रोजन की जो कमी है वो कार्बन अपना एक सिंगल बॉन्ड से क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। तो देखो इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके पास भी, इस कार्बन के पास भी हो गए 1 2 3 4। यानी कि अब बताओ कि क्या इसमें कोई संभावना है कि बॉन्ड जुड़ जाए? नहीं, अभी नहीं। यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ने की संभावना क्या है? नहीं। इसलिए सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो वो कैसा है? और उसका फार्मूला होता है बच्चों CH2H+2। इसका फार्मूला होता है बच्चों CnH2। अब देखो बच्चों अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो अगर कार्बन 1 ले रहे हैं तो 1 का दुगना 2 का दुगना CH। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 का दुगना 4 4 2 6। 3 ले रहे हैं तो 3 दूनी का 6 6 2 8। उस तरह से इसको लिखे तो 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी का 4 में से 2 गया 2 का 4। सिंपल डबल कर देना। ये C3 है तो 6 हो जाएगा, C4 है तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया आपका एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ये मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार से अब परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते क्या हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन कार्बन मिलकर बना हो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं बच्चों? जिनमें पहचान इनका क्या है कि जिन कार्बन कार्बन के बीच ऑलवेज क्या होगा? सिंगल, हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हर जगह पर है, तब वो क्या कहलाएंगे? और इनका सामान्य सूत्र होता है CH2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पास 2 संभावना है। कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड हो तो भी वो असंतृप्त में माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी असंतृप्त। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त को हम लोग एल्कीन नाम दे दिया हमने, और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्काइन नाम दे दिया। ये पहचान, ये फार्मूला में किसी कोई समस्या है? बोलो, चलो मिटा दे इसको। अब हम लोग पढ़े बच्चों क्रियात्मक समूह के बारे में। तो वो क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? रोको। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया C में, ठीक है। फिलहाल तो ये सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, और नाम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, हर जगह हाइड्रोजन भरने के बाद। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि यहाँ पर हम एक जोड़ दें OH, क्या जोड़ दें? OH, तब इसके सारे गुण, इसमें कितने कार्बन हो वो अलग चीज है, लेकिन इसके जो मुख्य गुण है
वो इस OH से ही निर्धारित होंगे। अगर यहाँ पर OH की जगह पे हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बॉन्ड OH कर दिया, यानी कि COOH कर दिया, तब यहाँ पे इसके बाद जितने भी कार्बन हो वो अलग मैटर है, लेकिन इसके जो मुख्य गुण है वो इस केवल इस वाले भाग से ही माना जाएगा। इसको कहते हैं COOH, यानी COOH इसमें मुख्य रूप से फंक्शन कर रहा है। किसके लिए? इसके बाकी प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने में। अगर मान लो यहाँ पर से हटा के और केवल हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? तो CHO, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि कार्बन की लंबी श्रृंखला है, उसमें कितने कार्बन है वो अलग मैटर है, उसमें एक ऐसा भाग होगा जो उस यौगिक के सभी गुणों का क्या करेगा? निर्धारण करता है कि वो यौगिक किस प्रकार के गुण को दिखाने वाला। उसी भाग को हम लोग कहते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? तो कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में वो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी कार्बन के साथ इस तरीके का जुड़ा हो बॉन्ड OH, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एल्कोहल। क्या कहते हैं? और इसका IUPAC नाम लिखते हैं एल्केनॉल। क्या लिखते हैं? एल्केनॉल में हम लोग इसका एग्जांपल कुछ करते जाए तुरंत। तो मान लो कि कार्बन है, कार्बन के पास एक OH जुड़ गया और 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। क्या जुड़ गए? तो इसको हम लोग कहेंगे CH3OH, और इसका नाम बच्चों IUPAC नाम। अब IUPAC नाम आपको लिखवाने के लिए, हमने सिखाने के लिए कुछ चीजें याद करने को बोली थी। तो हमने बोला था कि एक कार्बन कहीं दिखे तो मेथ कहीं, 2 कहीं दिखे तो मेथ कहीं, 3 दिखे तो कहीं, 4 दिखे तो 5 दिखे तो, जैसे यहाँ पर हो गया एक कार्बन तो एक मेथ, 2 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो चुप हो जाओ, बहुत मारना। 5 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो 7 कार्बन है तो 8 कार्बन है तो 8 तक आप देख लो, बहुत है आपके लिए। ठीक है, कक्षा 12 में जाएंगे और भी आगे आपको सिखाया जाएगा नॉन डेक और ये सब आगे सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब एक कार्बन है तो बच्चों मेथ। एल्केनॉल के लिए हमने बताया था कि एल्केन प्लस ऑल, तो मेथ को बनाएंगे तो मेथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। उसी तरीके से जरा इसका नाम बता दो बच्चों। अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गया, एक पूरे क्लास के लिए एक अलग से पूछना है। हाइड्रोजन बार बार हम नहीं भरेंगे, हाइड्रोजन आपको समझ लेना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूटेन हो गया ये, और मैंने ब्यूटेनॉल। लेकिन बच्चों यहाँ पे OH का पोजीशन अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 ब्यूटेन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्यूटेन। इसको हम लोग लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। लेकिन सबसे सही तरीका क्या लिखने का है? ब्यूटेन 2 ठीक है। अगर एक स्पेशल नाम हम लिखवाए थे इसे, ये स्पेशल नाम लिखवाए थे। 3 कार्बन है तो प्रो प्लस N, प्रोपेन हो गया। अब 3 हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप 3 है, एक है पहला कार्बन, इसको नंबरिंग कर दे तो 1 2 3। पहला कार्बन आपका एक कार्बन H3 है, दूसरा कार्बन, तो बोलेंगे कि प्रोपेन 1 2 3 हो जाएगा। प्रोपेन 1 2 3 ड्राई ऑल। बोलो कोई समस्या? इस प्रकार से एल्कोहल का हम लोग नाम रखते हैं। दूसरा क्रियात्मक समूह जो हम लोगों ने पढ़ा है जो महत्वपूर्ण है COO। दूसरा बच्चों बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ते हैं बच्चों? कि इसका नाम हम लोग रखते हैं एल्केनोइक। यानी एल को हटा देना है और उसके जगह पे मेथ लगा देना है, तो मेथेनोइक।
एथ लगा देंगे तो एथेन, प्रोप लगा देंगे प्रोपेनॉल, ब्यूट लगा देंगे ब्यूटेनॉल। एक कार्बन रहेगा बच्चों, मान लो यहाँ हाइड्रोजन भर दें HCOOH, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसका साधारण नाम होता है बच्चों फार्मिक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल को हम लोग IPAC नाम में क्या कहते हैं? एक कार्बन है तो मेथ, आप ओइक लगा देंगे तो मेथेनोइक, क्या हो जाएगा ये? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, बोलो। उसी प्रकार से अगर CH3COOH कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। और इसका नाम है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन हो गए बच्चों, तो इसको बोलेंगे ए, और एथेन प्लस ओइक तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगर एक एग्जांपल और लगा दे बच्चों, इससे ऊपर दे, थोड़ा सा जटिलता बढ़ा दिया हमने। अब बच्चों इसमें लंबी कार्बन से निकला चुनना पड़ेगा। लंबी कार्बन से निकला उसी को चुनेंगे जिसमें COOH रहे। COOH वाला ले रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 4 ही कार्बन आ रहा है। क्यों हम सीधे सीधे वाले कोई लंबी श्रृंखला ले लें? गिनती सदैव वहीं से शुरू होगी जिसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन उपस्थित हो, यानी गिनती सदैव यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन का जो ओइक जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन प्लस ओइक, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। और बच्चों ये बच गया साहेब, 3 नंबर का कार्बन पे ये एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो मेथिल, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप रहता तो एथिल, 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप रहता तो प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। एक कार्बन है तो मेथिल है, कहाँ पे जुड़ा है? तीसरा कार्बन, तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दें, यहाँ पे ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे COOH कर दें, और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें OH को। अब यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह हमने ये भी पढ़ा कि ये भी OH अभी जस्ट पढ़ा हमने, और COOH पढ़ा। लेकिन इस स्थिति में आपको पढ़ाया गया है बच्चों कि देखा जाएगा कि क्रियात्मक क्रियाशीलता श्रेणी में कौन ज्यादा एक्टिव है, तो COOH एक्टिव है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और इसका नाम अब हम लोग ऑल पे न रख के हाइड्रोक्सी पे रखेंगे। क्या रखेंगे? हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, चौथा पे हाइड्रोक्सी है तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। और 1 2 3 4 5 यानी कि पेंटेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? पेंटेनोइक अम्ल। नाम रख लोगे, बात करोगे बहुत मानना, भूला जाएंगे कि चाहते में विदाई हो जाएगा, चल जाओगे, सब करे मुंह में सब भुला देंगे। विदाई वाला जो आपका वाइफ है, विदाई वाइफ्स अभी महसूस कर, ठीक है। इसलिए प्रॉपर शांति बनाए रखिए। हम ये समझ रहे हैं कि पढ़ाने आए हो तो इच्छा से आए होगे पढ़ाने। एक क्रियात्मक समूह बच्चों को पढ़े हैं CHO पढ़े हैं, इसका साधारण नाम पढ़े हैं लोग एल्डिहाइड। क्या पढ़े हैं? एल्डिहाइड को बच्चों को कहते हैं एल्केनॉल। क्या पढ़ते हैं? बच्चों OH रहता है तो नमयाक मंत्रा लग जाता है, CHO है तो नल नाम रखेंगे। एक हाइड्रोजन ये भर दें तो HCHO, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। कहते हैं, लेकिन इसका IPAC नाम रखेंगे तो एक कार्बन के लिए मेथ नाम रखेंगे मेथेन प्लस मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। उसी प्रकार से बच्चों अगर इसका नाम लिखना पड़े आपको, इसलिए कहा जाता है आगे का, जैसे एसिटेट वाला हम एक कार्बन बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गया बच्चों, 3 कार्बन हो गया तो प्रोप हो गया, तो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपेनॉल। ठीक है, कोई समस्या? बहुत ज्यादा ये कठिन नहीं है। CHO को ही, इसमें भी गिनती CHO से ही शुरू होगी बच्चों, इसमें भी गिनती कहाँ से शुरू होगी? हाँ,
ये नहीं देख रहा है कि CH3 उधर से तीसरा कार्बन पे, इधर से दूसरा कार्बन, ये नहीं। यहाँ पे बॉस ये है, यहीं से गिनती शुरू होगी। ये समझ लो कि ये जंजीर पिक्चर का अमिताभ बच्चन है, जहाँ ये खड़ा रहेगा ये 3 और ये हो गया 4, तो ये क्या हो गया ना बोलो, ये तो ब्यूटेनल हो गया। इसका 3 मेथिल नाम मिलेगा, 3 मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, अब हम लोग फिर से एक टॉपिक देख ले रहे हैं। चलिए एक तो हम लोग देख ले रहे हैं बच्चों, COOH हो गया, CH हो गया, कीटोन देख ले रहे हैं, बहुत सुंदर नाम याद दिलाए हैं। इस प्रकार से अगर दोनों साइड में कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, 2 3 4 5, ये आपके चॉइस के ऊपर है। इधर कार्बन की चेन होगी, यानी इधर एक एल्किल ग्रुप है, इधर भी एक एल्किल ग्रुप है, बीच में ये वाला जो C के साथ डबल बॉन्ड है, इसी को कहेंगे क्रियात्मक समूह। इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 सहसंयोजी बॉन्ड बना के जुड़ा है, तब इसको हम लोग कहते हैं कीटोन क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? कीटोन क्रियात्मक समूह। और कीटोन का नाम हम लोग रखते हैं बच्चों एल्केनोन। क्या रखते हैं? एल्केनोन। अब नाम रख लीजिए। तो बच्चों ये क्लियर है। अभी हमने बताया कि इधर भी कार्बन ही होगा, इधर भी कार्बन, तो अब इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ने की संभावना खत्म। अगर इधर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो CHO हो जाएगा, पिछला वाला ग्रुप CHO, तो वो तो पढ़ चुके ना। इधर कार्बन रखना ही रखना है, इधर भी कार्बन रखना ही रखना है, तो रख लेते हैं। अब ये कार्बन तो अकेले आएगा नहीं, लेके चलेगा हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3 COO CH3। अब इसको हम लोग कहते हैं कि 3 कार्बन है तो प्रो, अब प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। अब ये डबल बॉन्ड इधर उधर खिसक करने की संभावना नहीं है, मतलब इसका पोजीशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें बच्चों, हम लोग 5 कार्बन ले लें, यहाँ पे लगा दें डबल। अभी देखो ये इधर से गिरने तो दूसरा कार्बन पे आ रहा है, लेकिन आपके पास संभावना है कि यहाँ पर भी लग सकता है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की, डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने की आवश्यकता है। तो इसका नाम है 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन 2 ओन। क्या हो जाएगा? या साधारण तो गलत ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी किताबों में छप रहा है 2 पेंटेन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटेन। इस तरीके से ये भी खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ईथर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 क्रियात्मक समूह एल्किल जुड़े होते हैं। कार्बन वाला समूह दोनों साइड ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो हम लोग 2 एग्जांपल पहले लिख दे रहे हैं और उसके बाद इसको आसानी से आपको याद दिला दे रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग नाम रखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या रखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो किसको एल्कोक्सी बोलेंगे, किसको एल्केन बोलेंगे, एग्जांपल हम लिख रहे हैं, सब आपको समझ में आएगा। इसे 2 एग्जांपल हमने दे दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन के बगल में एक है कार्बन है, और यहाँ पर 2 कार्बन। 2 कार्बन, जिधर कार्बन ज्यादा है उसका नाम एल्केन के आधार पर रखेंगे, और जिधर कार्बन कम है उसको ऑक्सीजन को लिए हुए उसका एल्काक्सी के आधार पर नाम रखेंगे। तो इसमें 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और 2 कार्बन तो एल्केन के आधार पे, 2 कार्बन तो प्लस एन, क्या हो जाएगा? एथेन। बोलो दिक्कत? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये तो हो गया सिंपल 1 2 3, यानी कि एल्केन के आधार पे प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कोक्सी के आधार पे, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहे बच्चों, इस तरीके से रहे तो दोनों तरफ से कोई इशू नहीं, किसी को भी कुछ भी कहिए। तो इसको 2 कार्बन को हमने एथ पे जोड़ दिया तो एथॉक्सी हो गया, ये एथेन पे कर दिया तो एथेन हो गया, जिसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है,
अगर उसी तरीके से बच्चों अगर इसको हटा के ये कर दें, ये 3 जोड़ दें, तब नाम क्या हो जाएगा? मेथाक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथाक्सी मेथेन। तो समझ में आया? जिधर कार्बन कम है उसको एल्कोक्सी पे नाम रखना है, जिधर कार्बन ज्यादा है उसको किस पे? एल्केन पर। इसमें कोई लाग लपेट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक प्रश्न पूछ दें कि कह रहा है कि एक नाम दिया है कि कह रहे कि उसका संरचना सूत्र बनाइए, और नाम क्या है? डाईएथिल ईथर। नाम है डाईएथिल ईथर। इसका कह रहा है कि संरचना सूत्र बनाइए। तो कैसे बनाए? तो हमने आपका साधारण नाम बताया था कि ईथर मतलब ये, और डाईएथिल कह रहा है माने इधर भी एथिल ग्रुप इधर भी एथिल। एथिल ग्रुप मतलब क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन हाइड्रोजन भर दो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 भाई 4 होने चाहिए। तो 3 हो गया इस हाइड्रोजन और एक ये 4, इसमें 2 हाइड्रोजन और एक 2, ये 4 हो गया ना। अब डाईएथिल ईथर हो गया। अब इसका नाम रख के बताओ क्या हो जाएगा? अगर कहा है एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये साधारण नाम है उसका, ठीक है। एथिल मेथिल ईथर मतलब एक ऑक्सीजन लगाओ, इधर एक एथिल ग्रुप जोड़ दो तो C2H5, और इधर जोड़ दो C2H5, इन दोनों को मिला देंगे तो C2H5 भी ना होगा, तो वहां से डायरेक्ट। अब नाम रखो सिंगल, एक कार्बन है तो ये एथाक्सी हो गया, एथाक्सी मेथाक्सी, ये हो गया एथिल मेथाक्सी। इस प्रकार से ईथर भी निपट जाए। और कुछ बचा है? एस्टर बचा। तो देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि CH3COOH, इसको हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एथेनोइक अम्ल में आता है, और इसको हमने पढ़ा था एथेनोइक अम्ल। अगर यहाँ बच्चों और बढ़ा दें तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि COOH है ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं हम, और यहाँ पर एक जोड़ देते हैं R मतलब एक कार्बन हो सकता है, R मतलब 2 कार्बन हो सकता है, R मतलब 3 कार्बन हो सकता है, ऐसे एल्किल ग्रुप हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम कैसे रखेंगे? अब तो ये एल्केनोइक है नहीं, तब इसको हम लोग कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। अब उसका नाम हमने रखना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि यहाँ पर हमने एक C ही ले लिया, तो C ले लेंगे तो CH3 हो जाएगा, हैं? अब इसका नाम आप यहाँ पे हाइड्रोजन था तो क्या रख रहे थे? 3 कार्बन था तो प्रोपेनोइक रख रहे थे, उसको कह दीजिए प्रोपेनोएट। क्या कह दीजिए? प्रोपेनोएट। जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है उसको एक कार्बन, तो ये जगह मेथिल प्रोपेनोएट। उसी प्रकार से बच्चों मान लो ऐसा है, इस तरीके से मेथेनोइक कैसे निकला? देखो 2 कार्बन है, एथेनोइक है, एथेनोइक तो अब यहाँ पे चूंकि R आ गया तो एथेनोइक कह दो, और 2 कार्बन बच गया तो 2 कार्बन एथिल हो गया, तो एथिल एथेनोइक। यानी समझ रहे हो क्या करना है? COO के साथ वाले को हम लोग को रखना है एल्केनोइट पर, और जो उधर बच गया उसको एल्किल पर। सिंपल। COOA के साथ वाला जो आ रहा है उसको रखना है एल्केनोइट पर, और जो बच गया उसको एल्किल। इस प्रकार से एस्टर का हम लोग यही वाला बार बार पूछता ही है, ये वाला और एथिल एथेनोइट वाला पूछता है, बस ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको हम क्या कर रहे हैं कि जो ऐसे मिसलेनियस करा रहे हैं नाम, जो हम लोग रिवीजन टाइम में किए थे, ऐसे दे दिया है नाम, मान लो 3 कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं CH3 थ्राइस। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? देखो इस कार्बन के साथ 4 चीज चाहिए, तो 4 जो में तो 3 जो CH3 है, एक जो बच गया वो क्या है? हाइड्रोजन।
कैसे करेंगे? देखो ये हो गया लंबी कार्बन हो गया, तो ये हो जाएगा तीनों भाई सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन। और ये दूसरा नंबर पे जुड़ गया एथीन, तो हो जाएगा 2 एथीन, सॉरी अब ये 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। इतना आसान है। अगर सीधे सीधे आपको बच्चों ये दे दे, क्या नाम है इसको एक्सप्लेन कीजिए। कार्बन कार्बन के साथ 4 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, 4 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। अब इसमें ये आपका हो जाएगा क्या? लंबी कार्बन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 तो 3 के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड से 1 क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और 1 2 3 दूसरा पे ये मेथिल ग्रुप आई, दूसरा पे ये भी मेथिल, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल। कहाँ पर डाई मेथिल? अच्छा हाँ हाँ, यहाँ कामा लगेगा और यहाँ डैश। चलिए इतना आप लोगों को याद है, बहुत बढ़िया बात है। 2 डाई मेथिल इस प्रकार। तो अब वीडियो को रोकिए 5 मिनट और सभी लोग और पूछेगा। हाँ बोलो, खड़ा बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, पेज नंबर बोलो। हाँ पेज नंबर बोलो ना। हाँ दूसरा सीरीज है, सवाल नंबर। अच्छा इसका नाम लिखना है CH3 C2H5 है, तो C2H5 को लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3 हो गया C2H5। ये हो गया C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH है। ऐसे नाम आपका दिया जाता है। अब बच्चों इसमें क्या सिंपल तो है, लंबी कार्बन से श्रृंखला चुनना है, शुरुआत दूरी से करना है। 1 2 3 3 आ रहा है, 1 2 3 3 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। ये लंबी कार्बन से श्रृंखला हो गई। अब यहाँ पे नाम रखो, तो पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। 4 कार्बन का हो गया तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। और बच्चों यहाँ पे देखो एक दूसरा पे मेथिल ग्रुप है, हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल है। अब यही यहाँ पर लगा भ्रम में आ गया, तो चलो यहाँ के ऐसे में आगे इस C2H5 में तो वैसे बोले वैसे इसमें घी है का प्रसार कीजिए, एक्सपेंड कर देंगे नहीं हो जाएगा। खटाखट बोलिए, और किसी को पूछना हाथ उठाओ, नहीं तो आगे बढ़े। अरे देर मत करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो सवाल बोलो, पेज नंबर बोलो। हाँ 98 पेज नंबर। हाँ बोलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 डिजाइनिंग का IPSC नाम लिखे उसी में का है। अच्छा कौन सा? 26 नंबर। 26 नंबर। अच्छा इस साइड पे है। XX भी आई H ऐसे करके जो है दिया है H C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H। इतना आसान तो भी पता है, इससे भी नाम लिखवा है। कैसे इसमें बस उल्टा से देता हूँ, लिख देने से नहीं होगा, उसको सीधा कर लो। अब ये आपका देखो ये सब हट के क्या होगा? CH3 होगा है। ये CH3 C डबल ये तो आपका हो गया, बस यहाँ H जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे तो CH3 C डबल एसिटिक एथेनोइक हो जाएगा। एथेनोइट हो गया, ये हो गया एथिल एथेनोइट। क्या हो गया? एथिल एथेनोइट। बताओ आगे बढ़े, चलो बढ़ गए। अगला बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सुपर स्टार प्रश्न है ये, सजातीय श्रेणी।
सजातीय श्रेणी क्या होता है बच्चों? तो जब कार्बनिक यौगिक कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि या तो उनका अणुभार बढ़ रहा हो या तो उनका अणुभार घट रहा हो, और कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा हो घट रहा हो कि किन्हीं भी दो क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर हो या अणुभार में 14 का अंतर हो, 12 और प्लस 2 14, तब इस प्रकार के सीरीज को हम लोग कहते हैं सजातीय श्रेणी। अब इसका परिभाषा लिख देना है तो लिख देंगे कि जब कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि किन्हीं भी दो क्रमागत अणुओं के बीच CH2 का अंतर अर्थात अणुभार में 14 का अंतर हो, तब इस प्रकार की श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा है तो बच्चों, तो मान लो कि HCOOH ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो CH2COOH ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, फिर प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, सबके अणुभार में 14 का अंतर हो, सब में CH2 ही क्या हो रहा है? कहाँ? अच्छा यहाँ होना चाहिए CH3COOH, सब में क्या है? 14 का अंतर हो रहा है। HCHO ये हो जाएगा मेथेनॉल, CH3CHO ये हो जाएगा एथेनॉल, फिर CH3CH2CHO प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, सजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन सजातीय श्रेणी हो गया। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ये भी सजातीय श्रेणी का उदाहरण। कोई भी एक क्रियात्मक समूह लेना है और उसको बढ़ा के लिखना। अब सजातीय श्रेणी के बच्चों गुण क्या है, इसका क्या लक्षण है? तो पहला गुण है कि इनके जो कोई भी दो क्रमागत यौगिक लेंगे तो उसमें CH2 का अंतर होगा, यानी CH2 या तो बढ़ रहा होगा या अणुभार की बात करें तो 14 या तो बड़ा होगा 14 या तो घटा होगा। दूसरा चीज, अगर हम सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं तो कोई भी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज होगी तो ऐसा नहीं होगा कि बढ़ गया फिर घट गया, बढ़ गया घट गया, ऐसा नहीं होगा। या तो क्रमिक रूप से बढ़ेगी या तो क्रमिक रूप से घटेगी। सजातीय श्रेणी में यौगिकों के जो गुण होते हैं उनमें क्रमिक रूप से वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, ये उसका क्या हो गया गुण। और सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। जैसे कि H तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। अब R को बदलते रहो, यहाँ पे R की जगह पे CH3 कर दो, फिर आगे C2H5 कर दो, फिर CH3CH2CH2 कर दो, फिर CH3CH2CH2 कर दो, बदलते रहो। आपका हर बार COOH है, यानी कि ये क्या होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सजातीय श्रेणी आपका प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। एक बार फिर से परिभाषा हम बोला, ध्यान सुनो। जब कार्बनिक यौगिकों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित जब कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उनके अणुभार में 14 का अंतर हो, किन्हीं भी दो क्रमागत यौगिकों के अणुभार में 14 का अंतर या CH2 का अंतर हो, तब यौगिकों के इस सीरीज को या श्रेणी को उनका सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण हम लोग लिख लेंगे बच्चों, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब ठीक है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कोई भी लिख देना 4-5, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों एक अलग एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया समावयवता। क्या रह गया? समावयवता। तो समावयवता क्या होता है बच्चों? देखो, अणु सूत्र एक है और उनके अलग अलग प्रकार के गुण रखने वाले यौगिक अगर बन रहे हैं
तब उन दो अलग अलग यौगिकों को उन दोनों का क्या कहेंगे, एक दूसरे का समावयवी, क्या कहेंगे, समावयवी को कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहेंगे। और इस गुण को समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों देखो, जैसे मान लो कि यहाँ अब यहाँ पे हो गया CH, ये हो गया मान लो W12, ठीक है, और यहाँ पे हो गया CH2 CH। अब इसका अणुसूत्र क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5, C5 हो गया, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन हो गया, और 1 हो गया ऑक्सीजन। अब बच्चों मान लो कि ये हो गया, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे और सूत्र बदल जाएगा, वही रहेगा C5H8। अब इसका अणु सूत्र तो समान है, लेकिन ये यौगिक दूसरा हो गया, ये यौगिक दूसरा हो गया। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाने से यौगिक का गुण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यौगिक का नाम बदल जाएगा, उसका पहचान बदल जाएगा। तो अब इन दोनों को कहेंगे कि एक दूसरे के क्या है, समावयवी। क्या है, समावयवी। और इसी गुण को कहते हैं समावयवता, कहते हैं समावयवता। ऐसे एग्जांपल के तौर पे और देखो, जैसे ये देखो, ये 5 कार्बन हो गया, हो गया, ये 5 कार्बन हो गया, हो गया। इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3 2 5 2 7 2 9 3 1 2 3 4 5 है ना, C5 तो H12 ही ना होगा, 13 कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे देख लो, तो ये CH3, ये भी CH3, CH3, ये भी, ये क्या हो गया बच्चों, ये भी तो C5H12 है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है। ये तो आपका हो गया 1 2 3 4 पेंटेन हो गया, ये हो गया 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो गया। तो क्या 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन और पेंटेन एक ही चीज है, लेकिन उनका अणु सूत्र देखा जाए, जो उसमें भाग लेने वाले जो परमाणुओं की संख्याओं के सिंपल आधार पर जो बनाया जा रहा है अणु सूत्र, वो तो दोनों का C5H12 है, लेकिन उससे बनने वाले ये यौगिक क्या हो गए, अलग अलग हो गए बच्चों, हैं, हो गए कि नहीं हो गए। तो ये एग्जांपल्स हैं एक दूसरे के, कहे जाएंगे आइसोमर्स, ये एक दूसरे के समावयवी। तो परिभाषा फिर से देखो कि जब समान अणुसूत्र से 2 या 2 से अधिक विभिन्न संरचना या विभिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण हो, तब ये यौगिक जो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। कंडीशन क्या है, समावयवी कहलाने का कंडीशन क्या है, गुण अलग अलग हो लेकिन अणु सूत्र आपका समान हो। ठीक है, अब इसमें चेन बदल रहा है, इसलिए उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उस वाला में पोजीशन बदला था तो उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। किसी में फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे कक्षा 12 में जाएंगे आप लोग तो बहुत सारा टाइप का आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया जाएगा। अभी बस कक्षा 10 में आपको समावयवता की परिभाषा को ही ध्यान देना। क्लियर है समावयवता का परिभाषा? अब बच्चों लोग पढ़ेंगे दहन के बारे में। दहन क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तब इस अभिक्रिया को कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? जैसे CH4 प्लस O2 अभिक्रिया कराने में जो बन जाएगा CO2 प्लस संतुलित कर दिया जाए। एक कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन है, हाँ, तो उसी को तो अब संतुलित करने जा रहे हैं महाराज जी। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, 2 से गुणा कर दिए, ये 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी 2 हो गया ना। तो ये आपका हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों क्या है, यहाँ पर ये मेथेन है, अगर वहाँ एथेन रहे, प्रोपेन रहे, एथीन रहे, एथाइन रहे, प्रोपाइन रहे, ब्यूटाइन रहे,
यहाँ पर CO2 प्लस H2O ही बनेगा। बस आपको अभिक्रिया कराने के बाद उसको बैलेंस कर देना है। क्या कर देना है? एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मान लो कि C2H2 प्लस O2 हम कर रहे हैं। C2H2 क्या है? एथाइल एसिटिलीन जिसको कहते हैं। हम लोग जो गैस वेल्डिंग करते हैं बच्चों, जो सिलेंडर में जो गैस भर के वेल्डिंग दो टाइप्स की होती है। एक तो आर्क वेल्डिंग हो गया जिसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोड को गर्म करके उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर लेते हैं जो गैस वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसका तो बनेगा वही, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे बनेगा। बस आपको संतुलित करना है। यहाँ पे 2 से गुणा कर दे, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितना है? 2 है तो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 3 5 हो गया ना। तो यहाँ पर 5/2 कर दो। 5/2 में 2 5 हो गया। अब 5/2 बेकार लग रहा है तो सब में 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा। अब मिला लो। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन को आसानी से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो दहन की प्रक्रिया ऐसे हो जाएगी। अब दहन की प्रक्रिया देखो बच्चों, जब होती है तो ज्वाला 2 रंग की आती है, एक नीली और एक लाल। नीली ज्वाला कब आएगी? प्रश्न पूछता है, प्रश्न बहुविकल्पी में आता है कि नीली ज्वाला कब आएगी? जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो और जो ईंधन जल रहा है वो पूर्ण रूप से उसका दहन हो रहा हो। तो पूर्ण दहन होता है तब आपको मिलता है नीली ज्वाला। क्या दिखती है? नीली ज्वाला। जैसे LPG गैस जब जलता है तो नीला ज्वाला होता है, लेकिन जब सिलेंडर खत्म होने लगता है तो उसमें LPG कम हो गया। अब LPG कम हो जाता है उसमें भाई, तो अब उसका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, तो अब कैसी ज्वाला हो जाती है? लाल ज्वाला हो जाती है। क्या हो जाती है? जो घर की औरतें मम्मी लोग होती है हम लोग समझ जाती हैं कि अब आपका सिलेंडर बदलने का समय आ गया है, अब इंतजार किया जाए। भले मतलब कुछ देर आपका साथ दे देगा लाल ज्वाला पे, लेकिन आपको एक संकेत हो गया कि आपका सिलेंडर गैस खत्म। तो ये याद रखना है कि पूर्ण दहन होगा नीली ज्वाला, पूर्ण दहन होगा लाल। ईंधन, एक प्रश्न आता है बच्चों कि ईंधन क्या होता है? ईंधन क्या होता है? ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊर्जा रहती है और जिनको जला के हम लोग, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जिनको दहन करा के उससे ऊर्जा को ऐसे पदार्थ जिनका दहन करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो ईंधन कहलाते हैं। अब ईंधन के 3 टाइप्स हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस। यानी कि ठोस ईंधन तो कोयला हो गया, और लिक्विड में हो जाएगा बच्चों पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, और गैस वाला में LPG हो गया और CNG में नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, तो ये अब बच्चों कोयला कैसे बना है, पेट्रोल कैसे कहाँ से आता है, ये सारी चीजें। तो कोयला बच्चों जब माना जाता है कि बहुत साल पहले, लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक बहुत ही तीव्र इंटेंसिटी की एक भूकंप आया, जिसके चलते सारे वहाँ पे जो भी सब उथल पुथल हुआ, पेड़ पौधे जीव जंतु सब दब गए। दबने के बाद वहाँ वायु और हवा पहुँचा नहीं, धीरे धीरे उनका अपघटन हो गया। अपघटन होने के पश्चात वो क्या हो गए? ठोस एकदम सॉलिड कोयले के रूप में क्या हो गए? तो कोयला बच्चों हम लोग तुरंत उसको नहीं बना सकते। ठीक है, कोयला बनने में बहुत समय लगता है, बहुत ही लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया होती, इसलिए कहा जाता है कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सभी का उपयोग हम लोगों को बहुत ही सोच समझकर आसानी से, मतलब बुद्धिमत्ता से करना, इसको व्यर्थ रूप में इसको नुकसान, मतलब क्या बोल सकते हैं, व्यर्थ में इसको उपयोग नहीं लेना चाहिए, जहाँ पर इसका उपयोग नहीं। ऐसे लोग होते हैं कि जला के और आग तापते हैं और ये करते हैं, तो नहीं, ऐसा एक बार खत्म होगा तो फिर ये दोबारा इसका मिलना संभव नहीं है। तो इन अब पेट्रोलियम क्या है बच्चों? तो वो भी पेट्रोलियम वही घटना घटी। अब जो ठोस हो गया वो तो बच्चों कोयला हो गया, और उसी में कुछ हरे गहरे भूरे रंग का क्या हो गया?
तरल में बदल गया तो उसको पेट्रोलियम कहा गया। पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस पोलियम। पोलियम मतलब होता है तेल, पेट्रा मतलब होता है चट्टान, चट्टानों से निकलने वाला तेल, इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, ऐसा होता है कि चट्टाने से निकलता है, समुद्र के नीचे से, कहीं से भी। अभी रिसेंट में खोजा है कि बलिया सागरपाली गांव है, वहाँ पे एक सागरपाली जो क्षेत्र है वहाँ पे एक वायना गांव है, वहाँ पे 3-4 साल से भारत सरकार पेट्रोल का खोज कर रही है और पूर्ण संभावना है कि हम लोग के जिला बलिया में क्या है इस प्रकार का मिल गया स्रोत पेट्रोलियम का। तो फिर वो मिल जाएगा तो वहाँ पे सरकार आएगी, अपनी पूरी प्लांट सेट करेगी, वहाँ से निकालना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भगवान की कृपा से कोई डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखो अभी होता है ये ईंधन हो गया बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, और हमने क्या पढ़ा, कोयला के बारे में पढ़ा ना, और बस काम पढ़ा, दहन के बारे में पढ़िए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया नाम से क्लियर है कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का, केवल एक ही उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों जब हम लोग एथीन को, किसको, अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, निकिल या पैलेडियम, ईडी से ही दर्शाते हैं शायद, पैलेडियम। एक बार हमको चेक कर लेना, बुक में तो दिया है। हाँ, निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करें तो बड़ा सिंपल से अभिक्रिया होने वाली। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ से दो रेडिकल बनाएगा हाइड्रोजन, और एक जाके यहाँ जुड़ जाएगा, एक जाके यहाँ जुड़ जाएगा। बच्चों क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये दो कार्बन आपके, सॉरी दो हाइड्रोजन तो पहले से थे और एक हाइड्रोजन आपका और आके इसमें क्या हो गया, यहाँ से जुड़ गया। फिर इसके पास में देखो दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक बॉन्ड टूटने से जो कमी हुई उसका ये इसी स्थान से दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन। अब ये बच्चों बन गया एथीन से एथेन, क्या बन गया, एथीन से एथेन। अब देखो, अब यहाँ से समझने का प्रयास करो। आपके प्रश्न में, परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न नहीं आते कि योगात्मक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ऐसे तो आ सकता है, फिर कैसे आ सकता है, एथीन से एथीन कैसे, एथीन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो डायरेक्ट इक्वेशन बस दे देना। क्या होगा जब एथीन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ये आ जाएगा। 3 तरीके से प्रश्न, क्या होगा जब, कैसे प्राप्त करोगे, एथीन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे, तो ये इक्वेशन दे देना, लिखना पड़ेगा कि एथीन को निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या बनता है, एथेन प्राप्त होता है। इस तरीका से पूरा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, सॉरी। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या बच्चों, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अभिकारक के कुछ भाग एक दूसरे से क्या होते हैं, उनका स्थान बदल जाता है, रिप्लेस हो जाते हैं। अधिक क्रियात्मक या अधिक क्रियाशील भाग कम क्रियाशील भाग को एग्जाम्पल के तरह बच्चों, जब हम लोग CH4 मेथेन को
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश में, एच न्यू लिखा जाता है। एच न्यू यानी कि इसको प्लांक कांस्टेंट और न्यू को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का आवृत्ति, और ये होती है फोटॉन की एनर्जी। एच न्यू को कहते हैं फोटॉन की एनर्जी, यानी लाइट की जो एकदम बारीक एकदम जो सबसे छोटी ऊर्जा की इकाई है, जिसको बोला जाता है कि लाइट जो होता है, नियम आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, मैक्स प्लांक का सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी भी पदार्थ पर जो लाइट गिरता है वो सतत रूप से न गिरकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में गिरता है। अब उस छोटे से ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी, तो एच न्यू। एच न्यू लिखा है तो आपको क्या लिखना है, ये प्रकाश है। क्या है, प्रकाश। अब इसमें होता क्या बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन 2 बना, और यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, CH3 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, अलग होगा, यहाँ से क्लोरीन टूटेगा, और ये H और Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl। अब यहाँ से Cl बच गया, इस CH3 के पास एक बॉन्ड की कमी है, तो Cl जाकर उसको पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। इसको बच्चों लोग बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन, या इसको साधारण नाम इसका होता है मेथिल क्लोराइड। क्या होता है, मेथिल क्लोराइड। अब फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अभी शेष बचे हैं, ये भी बारी बारी से क्या होंगे, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग आएंगे CH3Cl, और फिर ये Cl2 से अभिक्रिया करेगा सनलाइट में, और यहाँ से क्लोरीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, तो वो बना देगा HCl, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया तो बच गया CH2Cl2, और एक क्लोरीन पहले से है और एक और आके ऐड हो गया Cl2। बहुत सुंदर। फिर यहाँ पर अभी 2 है, तो फिर ये रिएक्शन करेगा किससे, Cl2 से, अब बन जाएगा बच्चों CHCl3 प्लस HCl। जैसे ये हाइड्रोजन निकला क्लोरीन के साथ मिलकर HCl, एक क्लोरीन जो बचा था वो यहाँ आके जुड़ गया तो CHCl। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। एक महत्वपूर्ण यौगिक है, इसको सूंघ लेने से आप बेहोश हो सकते हैं, या आपको सुहा दिया जाए तो बेहोश हो सकते हैं। पिक्चर वगैरह में देखते होंगे, धीरे से आते हैं सब, रुमाल पे गिरा के सुहा देते हैं सब। ठीक है, तो पहले गिरा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए खुदे मत सूंघ लेना कि भाई पता चलेगा आप खुदे गिर जाएगा। पिक्चर में दिखाया है गिरा है कि नहीं, ज्यादा गिर गया कम गिर गया, वो खुदे टेस्ट करने लगा वहीं पे गिर गया। तो इस प्रकार का क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में, निश्चेतक, मतलब आपकी चेतना को ये आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, कुछ समय के बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो आपको ये नुकसानदेह और प्राण घातक भी हो सकता है। फिर यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है बच्चों, तो ये हो जाएगा CHCl3 प्लस ये हो जाएगा बच्चों Cl2, और ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, यानी कि टेट्राक्लोरोमेथेन। अब सबको अगर हम जोड़ दें बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कि CH3Cl उस साइड में है, इस साइड में कट जाएगा ये, यहाँ पे CH2Cl इधर है, यहाँ पे CH2Cl इधर कट जाएगा, यहाँ पे CH3Cl यहाँ CH3Cl कट जाएगा। हाँ, क्या बच गया, इधर बच गया CH प्लस Cl2Cl2 इधर बच गया CCl4 प्लस HCl। ये हो गया बच्चों आपका विस्थापन। भूल के भी तीव्र सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया आप करा देंगे तो एक विस्फोट हो जाएगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर अचानक से एक करके हाइड्रोजन अब रिप्लेस नहीं होगा, एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और एनर्जी रिलीज होगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया तो हो गया, अब एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिए। तो यौगिकों को बनाने वाली विधि हम लोगों को पढ़नी थी
एक एसिटिक अम्ल और एक एथिल अम्ल। एथिल अल्कोहल बच्चों कैसे बनाया जाता है? तो किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। अनाज एवं फलों को सड़ाकर, ये सूक्ष्म जीव होते हैं ईस्ट नामक, जो उसको सड़ाकर धीरे धीरे जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। और इससे जो एथिल अल्कोहल जो होता है बच्चों, वो शराब में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए एथिल अल्कोहल को हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। तो अब इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो फल या जो भी है अनाज है, उससे आपको शर्करा प्राप्त होता है। ठीक है, और शर्करा को आपको क्या करेगा? ईस्ट आपको तोड़ देगा, उसका सीरा बनेगा, सीरा के बाद फिर तोड़ देगा, सड़ा देगा, सड़ाने के बाद उसको, सड़ाने का मतलब अपघटित कर देगा। ठीक है, जैसे कोई जानवर का शरीर मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे मृत्यु पजीवी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको क्या करते हैं? सड़ाना शुरू करते हैं। सड़ाना मतलब कि उसको अपघटित कर रहे हैं। हमारा स्किन है, हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स है, वो बहुत ही जटिल कार्बनिक यौगिकों से बनी हुई होती है, तो उसको तोड़ तोड़ के वो सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं? कंपाउंड में चेंज कर देते हैं यौगिक में, और इसी प्रक्रिया को अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपघटन करके उसको बदल देगा किसमें? तो इसका कुछ गुण आप लोगों को लिखवाए थे, इसको आप लोग जाके घर पे भी एक बार देखिएगा। ये रंगहीन होता है, क्या होता है, क्या है? स्वाद में इसका तीक्ष्ण होता है। स्वाद इसका क्या होता है? हाँ, और यह ज्वलनशील भी होता है बच्चों। और इसका जो क्वथनांक है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह जल में क्या है? ज्वलनशील है। स्वाद इसका तीखा है, ठीक ना? और यह उदासीन द्रव होता है। कैसा? उदासीन। अब अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया भी करा लीजिए इसका। मान लीजिए कि CH3OH, ये तो हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, और इसको कर दें CH3CH2, यानी इसी को लिखते हैं C2H5, लिख सकते हैं ना? C2H5 ये हो गया एथिल अल्कोहल। आपके सिलेबस में दिया है सोडियम से अभिक्रिया दिया है 2N। आपको क्या करना होगा बताइए? यहाँ पर देखो बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा और H2 बना देगा। ठीक है, और सोडियम उसका जगह ले लेगा H5O। ठीक है, आ रहा बच्चों में किधर से? ठीक है, इतना होशियार हो गए हम लोग, बहुत सुंदर। एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड में निर्माण, इसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। बात क्लियर है? अब एक अभिक्रिया है बच्चों H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो C2H5OH अभिक्रिया करता है H2SO4। अब आपको हम बताया था बच्चों कि इसको कैसे लिखना है? H2SO4 को HSO4। ये वाला बॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा H2O, और यहाँ पर बच्चों बन जाएगा। ठीक है, और यह पुनः अभिक्रिया करेगा किससे? C2H5 HSO4, और फिर यह अभिक्रिया करेगा किससे बच्चों? C2H5OH। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखें? हम लोग इसको देखो कुछ अलग हिसाब से लिख रहे हैं। एक OH को इधर कर दो, C2H5OH HSO4 C2H, इसको ऐसे लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों एक साथ जुड़ जाए, तो ये बन गया H2SO4, ये C2H5O C2H5O, ये बन गया बच्चों आपका ईथर। क्या बन गया? ईथर। ये है डाई एथिल ईथर, यानी कि एथॉक्सी एथेन। चुप हो जाओ बच्चों, एथॉक्सी एथेन। अच्छा, बड़ा लिखना है। तो एथॉक्सी एथेन में क्या हम लोग ये रिएक्शन महत्वपूर्ण क्यों है?
तो ये रिएक्शन महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछेगा कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, बोलिए। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि इसका टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट टेम्परेचर आपको रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है एथिल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक। यहाँ पर OH मिलकर हाइड्रोजन अलग कर दिया, एक जल अलग हो गया और बन गया आपका H2SO4 CH2 C2H5SO4, और फिर ये अभिक्रिया के इसको हमने बस पलट दिया, इसको इधर ले आए और इसको सिंपल सी बात है कि CH3 है, फिर CH3 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं H3C, कोई फर्क है? तो उसी हिसाब से हमने इस HSO4 को इधर लिख दिया C2H5। ये सब के सब क्या हो गया, हाइड्रोजन से मिलकर बाहर हो गए, और ये C2H5 को और C2H5 को। कोई दिक्कत है इसमें? ये महत्वपूर्ण इक्वेशन, इसको याद रखिएगा आप लोग। यही दो इक्वेशन, इसका क्या उपयोग है एथिल अल्कोहल का? तो ये कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेंट में इस्तेमाल होता है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे कि शराब, ये सब मदिरा बनाने में प्रयोग होता है, और ये ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है बच्चों। ये आज हमारे देश के जो परिवहन मंत्री, ठीक है, नितिन गडकरी जी, तो उनका एक ये ड्रीम है, एक विजन है कि आने वाले समय में इंडिया ऐसे गाड़ियों को बनाए, ऐसे कार्स को बनाए जो कि पेट्रोल डीजल से न चलकर एथेनॉल से चले। ठीक है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इथेनॉल को वो अपने इस मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, और किसको रिप्लेस करना चाहते हैं उससे, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल के बच्चों हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तो हम लोग खुद ही इथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल डीजल खरीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो इकोनॉमी होगा या हमारे देश का जो विकास होगा वो कई गुना तेजी से आगे की ओर है। अब एक साथ हो जाओ। अब एक है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? तो CH3, इसको अगर ओपन करते बच्चों, ये हो गया COOH, ये हो गया। इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? ये भी इसको हम लोग कहते हैं सिरके का अम्ल। क्या कहते हैं? सिरका, समझ रहे हो? गन्ना का सिरका होता है, या क्या बोलते हैं, हाँ, फलों का सिरका हम लोग बेसिकली इस्तेमाल। गन्ना का सिरका आपके पाचन के लिए बड़ा ही मतलब बेहतरीन काम करता है डाइजेशन में। रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे प्याज वगैरह को लाल एक द्रव होता है उसमें डाला गया, तो वही लाल द्रव क्या है? सिरका होता है। ठीक है, अब इसका गुण बच्चों हम लोग पढ़े थे, तो लोग जानते हैं कि ये कैसा है, बहुत ही दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसको अम्ल में, इसको जल में जैसे ही डालेंगे तो इसका जो एसीटेट आयन है वो अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन है वो अम्ल एवं क्षार जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे बच्चों, उसमें हमने इसको बताया था। ये एसीटेट आयन अलग हो गया और ये हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। अब एक इक्वेशन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चुप हो जाओ तुम लोग, भगा देंगे सीधे क्लास के बाहर। बदतमीज बेशरम नहीं, सब पूरा पीछे का 3 बेंच उठा के भगा देंगे। अब यही टॉपिक आज का लास्ट है। एस्टरीकरण में क्या होगा? CH3 COOH और प्लस C2H5। इसको अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर बना देता है H2, और ये बनता है CH3 COO। इसका नाम होता है मेथॉक्सी, मेथिल मेथेनोएट, एथिल एथेनोएट। क्या नाम होता है इसका? एथिल एथेनोएट। यही है आपका एस्टर। क्या है? ये चैप्टर खत्म हो गया, बंद।